21111. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सवान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ पिटीशन जो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर समाअत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की हतमी डेडलाइन दे रखी है। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इस कदम का इजहार किया गया था कि कोशिश करेंगे कि निगरान हुकूमत का मामला चूँकि ताख़ीरी का शिकार हो रहा है तो समाअत को जल्द ही समेटा जाए। गो के अटॉर्नी जनरल ने तो सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट की थी कि मियां नवाज शरीफ की जब असम्बली को तहरीर किया गया था उस वक्त भी 1 माह के बाद फैसला आया था, निगरान हुकूमत बन गई थी, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो रिमार्क दिए थे कि आपका पॉइंट दुरुस्त है, मामला जल्दबाजी में हल नहीं करना चाहते। मगर उसके कुछ ही देर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह बयान दिया था कि हम कल की समाअत के अंदर कोशिश करेंगे कोई मुनासिब फैसला सुना दें। तो एक तो किसी भी टाइम आज ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से इम्कान है कि फैसला आ सकता है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बिलखुसूस क्योंकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती, दोनों सूरतों में ये बात तय है कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो जा चुकी है, निगरान हुकूमत आती है या नई हुकूमत आती है। इमरान खान साहब की हुकूमत बहरहाल बाकी नहीं रही। तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि PTI ने जो 4 साल इक़्तिदार में गुजारे, इस 4 साल के दौरान मुल्क ने क्या खोया, क्या पाया, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की जो जमात है और ख़ुद इमरान खान साहब ने बहैसियत सियासतदान और वज़ीर आज़म क्या खोया है, क्या पाया है, कौन से क्या वादे किए गए थे और कौन कौन सी उम्मीदें दिलाई गई थी, कौन कौन से ख्वाब दिखाए गए थे, और ये जानेंगे कि उन ख्वाबों पर, उन उम्मीदों पर किस हद तक, उन दावों पर किस हद तक अमल दरामद हुआ जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान और कंटेनर सियासत के दौरान खान साहब और उनकी पूरी काबीना खड़े होकर बुलंदोबांद दावों की सूरत में, नारों की सूरत में लगाती रही, करती रही। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ पेश करने की लेटेस्ट हमारे पास ज़राए से इतलात मिल रही है कि वो भी कार्रवाई जारी है और मुखालिफिन की जानिब से अगर हम इस हवाले से बात करते हैं तो सेक्रेटरी इंतज़ामिया जो है असम्बली की, उनकी तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद को पेश होने से रोकने के लिए लाहेअमल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर आज वोटिंग होनी थी कायदे ऐवान के हवाले से, जहाँ वज़ीर आला पंजाब के हवाले से परवेज़ इलाही और हमदा शहबाज शरीफ के दरमियान भी सख्त मुकाबले की तवक्को थी, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ताख़ीरी का शिकार है, और फिर कल 16 अप्रैल की लाइन दी गई है उसको भी आगे कर दिया गया है। तो इन्हीं तमाम मामलात को और आने वाले दिनों में क्या मुमकिन तौर पर इलेक्शन हो सकते हैं, निगरान हुकूमत अगर आती है तो इलेक्शन कमीशन के जो मसाइल हैं, जिस तरीके से कल बयान भी सामने आया था कि फिल फॉर इलेक्शन वो नहीं करवा सकते, इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट मलिक आसिफ याकूब साहब, JUI फे से शहबाज गुज्जर साहब, सीनियर कानूनदान एडवोकेट चौधरी अबरार हुसैन साहब, और कुछ ही देर में हमें सीनियर सहाफ़ी कमर गिलानी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी अबरार साहब, आपसे शुरू करूँगा। ज़रा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, कानूनी उसके जो पहलू हैं और जो मुमकिन तौर पर फैसला आ सकता है, बहैसियत सीनियर कानूनदान आप क्या समझते हैं, उस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिएगा। थैंक यू सर। सबसे पहले तो 2 मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन है और एक 100 वोटो नोटिस है, उसकी कार्रवाई डिफरेंट अंदाज में चल रही है और वो सब जुडिस टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है। और दूसरा पहलू है पंजाब की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके बारे में है। पंजाब में सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट वाले सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर अफवाहें हैं कि जो हुकूमती चंद अराकीन है उन्होंने ही अदम एतमाद की जो रेक्विजिशन है वो फुट की हुई है। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट वाला मामला गोशगुजार कर दूं। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है वहां पे ऑब्जर्वेशन आ रही हैं ऑनरेबल जजेस की तरफ से, बेंच के मुख्तलिफ मेंबरान की तरफ से, कि जो माजी में होता रहा उसको हवाला दे के जजेस ने, या जैसे हमारा जुडिशल सिस्टम में ये एक कंक्लूजन निकाला जाता है, वो रेफरेंसेस हैं, केस लॉ है। अभी तक किसी भी मेंबर ऑफ द बेंच की कोई कंक्रीट राय ना तो मीडिया पर आई है, ना सफा मिसल पर आई है, ना ऑर्डर शीट पर आई है। ये सब जो मैटर है इसके ऊपर कंक्लूसिव रिमार्क्स करना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने भी कल
और आज भी, और एक इससे पहली जो हेयरिंग थी उसमें भी ये कहा था कि हम देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी लॉजिकल एंड तक लेके जाएं। जहां तक बात है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की, तो वो आपको याद होगा फैज़िदा मिर्जा साहबा के केस में भी ऐसी एक रूलिंग थी, लेकिन वहां पे जो सियासी हालात थे वो बदल चुके थे। जो इंटरम सेटअप था वो आ चुका था। लेकिन चौधरी अबरार साहब, उसमें जो आप फहमीदा मिर्जा केस का हवाला दे रहे हैं उसमें तो हमने देखा था कि पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया था जिसकी खिलाफ वर्जी करते हुए रूलिंग दी गई थी। ये मामला आप क्या समझते हैं, उससे डिफरेंट नहीं है थोड़ा सा? नहीं, ये टेक्निकली डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस थे पॉलिटिक्स के वो डिस्कस किए गए थे, जो अभी भी हो रहे हैं कि निगरान हुकूमत बनने में देर ना लगे, या जो नया इंटरम सेटअप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है, इमरान खान साहब को बना दिया प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 224A के तहत, तो अब वो अपना नया सेटअप बना रहे हैं। प्रेसिडेंट ने खत भी लिख दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि अपनी मर्जी का या जिसको आप चाहते हैं, तो जो हमारा एक कंसल्टेशन का प्रोसेस है, एज ए इंटरम प्राइम मिनिस्टर आप नाम प्रपोज करें, और कुछ नाम सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट भी कर रहे हैं। ये डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल प्रोसेस। अब ये बहाना तो बन सकता है, लेकिन कंक्लूसिव ये डिसीजन कि वो आया रूलिंग नल एंड वॉइड करार दे दी गई है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर लिया कि डिप्टी स्पीकर का ये प्रीरेरोगेटिव है कि वो जो रूलिंग दे उसमें सुप्रीम कोर्ट डीपली लुक इनटू नहीं कर सकती। जैसे पहले दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशन थी पीपल्स पार्टी की, उसमें एक इंटरम स्टे का रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को टर्न डाउन कर दिया कि नहीं, हम अभी मैटर को डीपली देखेंगे कि हम किस हद तक जो प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर है या असेंबली की कार्रवाई है उसको देख सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, इसमें ये भी तो है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेश किया गया है उसके दो रुख हैं। एक तो यह है कि क्या डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर की रूलिंग देने के इख्तियार था उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, और दूसरा यह है कि क्या जो स्पीकर की रूलिंग है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। बहैसियत सीनियर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि आइन इस बारे में क्या कहता है? देखें, ये दोनों जो प्रपोजिशन आपने बताई है या पॉइंट्स बताए, इन दोनों में ही पॉसिबिलिटी होती है। सही, स्पीकर की जो रूलिंग है उसको स्पीकर जो रूलिंग है वो दे सकता है। स्पीकर का ये प्रीरेरोगेटिव होता है कि ही हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। अब वो रूलिंग है क्या, ये इसका एक कानूनी पहलू है जिसको देखा जाना होता है। अब अगर तो वो रूलिंग है कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आइन की खिलाफ वर्जी है, या बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं हमारे आइन के उनके खिलाफ है, तो फिर वो रूलिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर सकती है। अगर वो रूलिंग ऐसी है जो जिसमें स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कंडक्ट ऑफ हाउस जो है उसका बिजनेस कंडक्ट करते हुए किसी की रेपोजिशन वो ट्रेजरी बेंच से हो या अपोजिशन से हो, उनकी जो रेपोजिशन है उसको ठीक है चौधरी साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शहबाज गुजर साहब, केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दोनों तरह की आरा अभी हम कानूनदान थे इस बारे में पूछ रहे थे। 50-50 चांसेस हैं कि फैसला आप लोगों के हक में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है। आप क्या समझते हैं कि अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो एहतजाज की तरफ जाया जाएगा या कबूल कर लिया जाएगा? शहबाज साहब, आपकी लाइन में थोड़ी आवाज का प्रॉब्लम है, काइंडली जरा माइक के करीब कीजिएगा। मेरे दूसरे शहबाज गुजर साहब, आपकी लाइन में शायद कोई टेक्निकल इशू है। मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूं। प्रोड्यूसर साहब, काइंडली इनके लाइन का जो इशू है वो हल करवाइएगा। मलिक आसिफ याकूब साहब, यही सवाल आपसे है, चूंकि आप भी अपोजिशन में हैं, JUI भी अपोजिशन में है, तो अगर आपको आवाज़ सही आ रही है तो काइंडली आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो क्या लाएअमल तैयार किया है आगे का? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों के फैसले का हमेशा एहतराम किया है।
और हम जो है अदालत का जो भी फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे और हमें एक 100% ये यकीन है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि जो ये आइन शिकनी की गई है इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा इस वक्त कोई फोरम नहीं है जो इस मुल्क को सही राह पर ले आए और इसकी आइन शिकनी की है उनको इंशाल्लाह सजा भी होगी और ये रूलिंग जो है ये खत्म होगी जो गैर आईनी रूलिंग दी गई है उसकी तरफ से, स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से, क्योंकि मुकम्मल जो प्रोसेस है वो आइन जो है उसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं और उनकी मुकम्मल इन्होंने खिलाफ वर्जी की है और एक खिलाफ वर्जी करने के बाद उसको दुरुस्त करने के लिए इन्होंने आगे बहुत सी खिलाफ वर्जियां कर दी हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो है वो आइन शिकनी हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका न ले, नोटिस न ले। जी सर। दूसरी बात ये है कि ये एक ही बात पे हुकूमत डटी हुई है कि जो रूलिंग है उसकी स्पीकर की रूलिंग नहीं चैलेंज हो सकती। तो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की रूलिंग जो है वो आपने देखी कि वो चैलेंज हो चुकी थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सजा भी दी थी एक इलेक्टेड वजीर आजम को। जी 30 सेकंड की। ये तो मैं पूरी तरह से पुरुमीद हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह जो है इस पर मुकम्मल जो है। अच्छा मलिक साहब चलें, ये तो मामला आप जिस तरीके से इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में चला गया और फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है और जिस तरीके से पीपल पार्टी की सीनियर क़यादत भी कह चुकी है, JUI की जानिब से भी आ गया और कल मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये कह दिया कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो फैसला तो अब जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा आपके हक में आता है या आपके खिलाफ में आता है, जाहिर है कि आपके पास सेकंड टू नन वाला मामला आपको उसको मानना ही है। थोड़ी सी बात जो दौरे हुकूमत गुजरा है, क्योंकि ये बात तो अब तय है कि इमरान खान साहब को जो 4 साल दौरे हुकूमत था वो ख़त्म हो चुका है। आपके हक में फैसला आए तब भी और अगर आपके खिलाफ आए तब भी वो चूँकि असम्बलियाँ तोड़ चुके हैं, तो थोड़ा सा उनके दौरे हुकूमत को डिस्कस करना है आज के प्रोग्राम में कि जो आवाम से वादे किए गए, जो उन्होंने उम्मीदें दिलाई, जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर सबज़ बाग दिखाए गए और अजीमुशान ख्वाब दिखाए गए थे, उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि थोड़ी सी जो है जो हकाइक हैं और जो स्टेट्स एंड फिगर्स हैं उनके हिसाब से आप रेफरेंसेस दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज साहब ने कल शाम में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें फराह खान के हवाले से उन्होंने उन पर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए थे। इससे पहले खुद PTI की जानिब से अब्दुल अलीम खान भी उनके ऊपर एलिगेशन लगा चुके हैं। अभी अब से कुछ देर पहले तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हकीकत में तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नहीं बल्कि फराह खान थी जो कि इस वक्त दुबई फरार हो चुकी हैं। तो पहले ज़रा उनका क्लिप देख लेते हैं कि वो इस हवाले से मरियम नवाज साहबा क्या कह रही थी, फिर मैं आपसे आपका पॉइंट लेता हूँ। प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप चलाइएगा। एक एक पाई का जवाब आपको देना पड़ेगा और जिस तरह रातों रात आपने फराह को, जो कि बनी गाला की फ्रंट पर्सन है, मेक नो मिस्टेक, फराह कुछ नहीं है। फराह बुज़दार साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, फराह चीफ मिनिस्टर पंजाब थी और उसके सारे कनेक्शन बनी गाला से मिलते हैं। मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूं, मैं इससे ज्यादा सख्त बात कर सकती हूं, लेकिन ये कौम के सामने ये राज अब सब आने वाले हैं। इन्हीं से बचने के लिए ये असेंबली तोड़कर इलेक्शन में जाना चाहता है। हम भी इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। इलेक्शन से तो तुम भागो, जब जो मैदान में उतरेगा स्टेट सिक्योरिटी के बगैर तो इसको लगेगा पता कि लोग किस तरह अंडे टमाटरों से इसका इस्तकबाल करते हैं। अभी तो स्टेट सिक्योरिटी है, निकलो जरा। तो हम तो ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून अल्लाह के फजलो करम से उसकी पब्लिक सपोर्ट, उसका वोट बैंक बिल्कुल ना सिर्फ इंटैक्ट है, लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके वोट बैंक में पिछले कई सालों में इजाफा हुआ है तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हम इलेक्शन में जरूर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के आइन का पहले फैसला हो जाने के बाद, पहले पाकिस्तान के आइन का फैसला होगा, पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले का फैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन में इमरान खान जैसे गद्दार को इंशाअल्लाह ताला तारीखी शिकस्त देंगे। और ये जो रातों रात बुर्का पहन के आपने फराह को फरार कराया पुलिस के हिसार में, वो तस्वीरें तो आप सबने देख ली होंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, मैंने भी देखी। वो जो 3-3 करोड़ का एनिमल स्किन का बैग आपने पकड़ा हुआ है, वो कहां से आया है? उसके सारे ताने बाने
कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को पैसे, करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फरा को रिश्वत दिए बगैर। और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार हो गई? तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इन सब के नाम जो है वो ECL पे डालें। और फरा को भी मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम जैसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं, जो अब सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो तुम उन लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत मौजूद है। तुम भाग नहीं सकते अब। और तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारे आगे कौन था, तुम किसकी फ्रंट पर्सन थी, सब आएगा सामने। और जिस तरह से पूरे पंजाब में नाम को कोई सड़क नहीं बनी, लेकिन आप फरा का गांव देखिए, वहां सड़कें भी बनी हैं, वहां हर चीज हुई है। उस्मान बुज़दार साहब ने अगर किसी जगह काम कराया है तो वो फरा का गांव है। क्यों? वो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। सब बनी गाला में इमरान खान साहब के कुत्तों के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। और आज मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि एक कोई जिक्र था कि जी उनकी फैमिली ने कहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था फरा ये कर रही है। ये मानने में बात आ सकती? और आप मैं तो हैरान हो गई, कल एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान साहब कह रहे थे जो बुज़दार ने किया है पोस्टिंग ट्रांसफर्स, ये करप्शन नहीं होती। अगर करोड़ों रुपया रिश्वत देकर पोस्टिंग ट्रांसफर्स करप्शन नहीं होती तो क्या करप्शन क्या होती है? कामे को करप्शन कहते हैं। जी मलिक आसिफ याकूब साहब, क्लिप आपने सुना, जरा इसके हवाले से जो मरियम साहबा कह रही थी कि ये करप्शन जो है सारा इसके जरिए इमरान खान साहब करते रहे, वजीर आला पंजाब इसके जरिए करते रहे, करोड़ों रुपए के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को लगाने के पैसे लिए गए, मुख्तलिफ जगहों पर ठेकों की मद में करप्शन की गई। क्या कहेंगे? ये तो बहुत सीरियस एलिगेशन आ गए हैं। जी देखें, जहाँ तक ये फरा नामी खतून है तो इस पर जो एलिगेशन हैं वो सीरियस नौयत के हैं। इस पे कमीशन बना के इस पे कमीशन बनना चाहिए और कमीशन बना के इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि देखें, ये कहा जा रहा है कि इसने पंजाब में तमाम जो तकर्र और तबादले हैं वो इनकी इजाजत से मशरूत थे, इसके बगैर नहीं हो पा रहे थे। अभी मैं एक निजी चैनल पे थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो इसके साथ वाले गांव और इसके गांव का मुवाजना कर रहे थे, जिसमें पुलिस भी मौजूद थी, सड़कें भी कारपेट थी, लंगर खाना भी मौजूद था और साथ जो शेखपुरा का एक गांव था उसमें किसी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं थी। तो ये चीज जो है ये शो करवाती है कि उसने अरबों रुपए जो है वो एक गांव पे लगवाए, वो किस तरीके से लगवा दिए। जो 50 साल में काम नहीं हो सके वो 1 साल में हो गए। फिर आप ये देखें कि वो बनी गाला में मुकम्मल जो है वो खतून अव्वल के साथ मुकीम रही हैं और उनकी जो पिक्स वगैरह अभी निजी चैनल पे चल रही थी उनसे भी ये ज़ाहिर होता है कि वो कुछ ना कुछ तो थी। और फिर उनके जो अभी से जो क्लिप आ रहे थे कि वो पंजाब गवर्नमेंट के जो है जहाज पर वो सफर कर रही है अकेले में और करोड़ों रुपए के बैग्स और वो सैंडल्स पहने हुए उन्होंने, तो ये शाही निजाम कहाँ से आ गया? उसकी असलियत को भी देखना चाहिए और उसके बैकग्राउंड पे क्या मौजूद था उसको भी देखनी चाहिए। हालांकि मलिका खानदान का इससे आ चुका है कि हमारा उससे कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात करना तो नहीं पॉसिबल ना। इसकी मुकम्मल कमीशन बना के तहकीक होनी चाहिए ताकि जो अरबों रुपए कौम के खाए गए हैं। अच्छा मलिक आसिफ याकूब साहब, मैं जरा शहबाज गुजर साहब से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, उसके बाद फिर जो हुकूमत के 4 साल का दौर रहा था उसमें क्या खोया क्या पाया। नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इस रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले तहरीक अदम एतमाद पर जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और फराह खान का जो मामला था उस पर थोड़ी सी बात की गई। लेकिन चूँकि आज हमने एक्चुअल जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो 4 साल दौरे हुकूमत रहा है उसके हवाले से बात करनी है। सीनियर सहाफ़ी कमर गिलानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और
इसके साथ साथ ही मैं आपसे सवाल रख देता हूं और उस पर फिर आप अपना डिटेल में जो आपका मौक़िफ़ है वो दे दीजिएगा कि 4 साल में क्या समझते हैं इमरान खान साहब ने बज़ाते खुद एक सियासतदान के तौर पर क्या खोया, क्या पाया, और इस मुल्क ने उनके दौरे हुकूमत के अंदर क्या खोया है और क्या पाया है? जी, सबसे पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ कि अभी सदर पाकिस्तान की तरफ से जो नाम चयन किया गया था, वज़ीर आज़म की तरफ से जो नाम चयन किया गया था चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का, के लिए, तो वजारत उस्मा के लिए जो नाम चयन किया गया था वो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने वो मुस्तरद कर दिया है। उसके बाद आप देखते हैं ये है कि वो किस तरीके से आगे चला। कमर गिलानी साहब ये बताइएगा कि जो नाम मुस्तरद किया गया है उसमें कोई रीज़न बताई गई है? क्योंकि कल एक तो हम रीज़न अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि वो 2 साल जब तक मुद्दत पूरी नहीं कर सकते उनको लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है, यही रीज़न दी गई है या किसी और बुनियाद पर उनको मुस्तरद किया गया है? इसका अभी कोई रीजन नहीं आया, कोई डिटेल अभी सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस साहब है, साबका चीफ जस्टिस साहब जिनका नाम दिया जा रहा था सबसे पहले, तो उनका नाम जो है वो रिफ्यूज कर दिया इन्होंने अपोजिशन लीडर ने। अब जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा था कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या की, तो मसला ये है कि इमरान खान जब से वज़ारत उज़्मा पे आई हैं दूसरी जमातों की निस्बत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनकी निस्बत सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है वो हुकूमत का हिस्सा बने हैं। उसके बाद इनकी अगर हम सबसे पहले देखें कि इनकी मेजोरिटी क्या है, इनकी अक्सरियत थी या किस वजह से ये हुकूमत में आई है, तो ये 2/3 अक्सरियत तो इनको भी नहीं मिली, जिसकी वजह से इनका ये हुआ कि इन्होंने जो ऐलानात कंटेनरों के किए थे, उसके बाद इन्होंने जो ऐलानात जो इन्होंने वादे किए थे उससे भी अभी तक ये जो ऐलानात किए गए थे इंसाफ की फराहमी ये हुआ कि इनको सबसे पहले तो ये चाहिए था कि ये अपना जो है हुकूमती निज़ाम उसको सेटल करते, लेकिन इन्होंने क्या किया, हुकूमती निज़ाम सेटल करने के लिए सबसे पहले इन्होंने अपोजिशन जो जमातें थी उनसे इन्होंने अटैक करना शुरू किया, उनसे केसेस लगवाई। वो बेशक वो एक अलग बहस है कि उससे क्या अपोजिशन जमातें जिन पे इन्होंने केसेस दिए थे, नवाज शरीफ पे दूसरी जमातें थी, उन पे इनका करना बनता था या नहीं बनता, क्या वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस थे, उन्होंने क्या हुकूमत में सक्शन की थी, ये अलग सा इशू है। लेकिन देखना ये है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान जो कौम से उनकी तवक्कुआत थी उससे किस हद तक वो पूरा उतरे हैं, उससे अगर इनका अगर हम अच्छा एक मिनट कमर गिलानी साहब एक मिनट सिर्फ के बीच इनके जो नजरियाती कारकुन थे और नजरियाती जो इनके साथ चलने रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, वो पूरी तरह वो डिसाइड हुए, उनको रिफ्यूज किया गया। कुछ चीजें ऐसी थी जिनपे जैसे वज़ीर आला पंजाब का होता उस पे 5 लाभियां बनी हुई थी, लाजिम बात है फिर मजबूर होकर उन्हें उस्ताद गुलजार जैसा एक बंदा लाना पड़ा जिससे सबको कम्प्रोमाइज करना पड़ा कि हुकूमत अभी किसी फर्स्ट टाइम मिली है तो उस पर जाके, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक दरमियान में गैप आ गया और वज़ीर आज़म के आगे दीवार खड़ी कर दी गई है, तो उनके जो अगेंस्ट उनके इत्तेहादी थे या उनके दूसरे खास जो इनके तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन थे वो भी, इसके साथ ही वो लोग भी जो तहरीक इंसाफ के अंदर वो पार्टियां बना के अलग से नाराज रहते थे, वो भी उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। ठीक है कमर गिलानी साहब, आपका पॉइंट आ गया, इस बारे में मजीद भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। शहबाज गुजर साहब आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। जी गुजर साहब आपका जो मौक़िफ़ है वो दीजिए। जी मैंने कहा आपका जो सारी सूरत हाल पर मौक़िफ़ है वो आप दीजिए, आवाज़ आपकी आ रही है। जी शुक्रिया कुरैशी साहब। मैं इसमें 2 गुजारिशात मौजूदा सिचुएशन के हवाले से करना चाहूँगा। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हो रही है इस हवाला से गुजारिश ये है कि ये मुख्तलिफ मीडिया के जरिए और जो है ये PTI की हुकूमत के जो है ना जी बाद साबिक वफाकी वज़रा के हवाला से, खुद जो है ना साबिक वज़ीर आज़म के हवाला से ये अवाम को एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि ये एक प्रोसीजरल मामला है। ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, हालांकि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है ये खिलाफ आइन है, ये आइन पर दिन दिहाड़े हमला किया गया है और इस हवाले से जो है आर्टिकल 5 और 1, 2, 3 जो इन्होंने पढ़कर वजीर कानून ने जो सारी जो है गुरीला एक्शन किया है इसमें असेंबली में, ये अदालत देख रही है और इंशाल्लाह कल फैसला आ जाएगा, हक और सच की फतह होगी। ये जो है ये इवन के हत्ता कि ये आप नोट फरमाएं
कि असेंबली का बनाया हुआ कानून अगर खिलाफ आइन हो, आइन की जो है बुनियादी मुबादियात के खिलाफ हो, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी कलअदम करार दे सकती है। तो ये तो एक स्पीकर की रूलिंग है। क्या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कोई आसमानी सहीफा है? ये कतन ऐसी बात नहीं है। ये तो बदनीयती जो है, बदनीयती तो अगर मिन शम्स हो गई है। तो इसलिए जो है हम ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जो है दरखिचिंदा रवायात को उभार कर आगे लाएगी और आईनों कानून की बालादस्ती के लिए जो है वो फैसला देगी। इस वक्त मुल्क में जो है लम्हा बलम्हा जो है वो पूरी कौम और मुल्क पर भारी है। तो इस हवाले से ये कौम को इस वक्त दर्द-ए-ज़े में मुब्तला किया गया है और ये सारी जो है और हुक्मरानों का ये अच्छा शहबाज गुजर साहब, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिलाशुबा यकीनन वो आपका पॉइंट ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर अभी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और जो हमारे ज़रा इस हवाले से बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो अभी उनके रिमार्क सामने आए हैं वो कहते हैं कि आर्टिकल 69 यकीनी तौर पर बड़ा मुकद्दम है, आइन की अपनी एक अहमियत है, लेकिन जो कुछ मुल्क में होने जा रहा था वो भी किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं था। तो अगर चीफ जस्टिस साहब भी इसी पॉइंट से बात कर रहे हैं जिसको बुनियाद बनाया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, आर्टिकल 5 का हवाला दिया, मैं इस मौके पर यह नहीं कह रहा कि अपोजिशन मुलविस थी गद्दारी में या नहीं थी, लेकिन मामलात की जब तक तहकीकात नहीं हो जाती कि कौन इसमें मुलविस था, क्या खुद हुकूमत मुलविस है या अपोजिशन के कुछ अराकीन इसमें मुलविस थे, तब तक ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर बहस आ रहा है तो इतनी तो सूरत हाल सादा नहीं है जितनी आप लोग बता रहे हैं। नहीं जनाब, गुजारिश है, देर किस बात की। सवाल ये है कि सिक्योरिटी जो कमेटी थी उसमें उसके मिनट्स हैं, वो सामने ले आए और ये हिम्मत करें अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ जो है ये अपना बगावत का पर्चा दर्ज करवाएं। क्यों नहीं करवा रहे थे? ये मैं आपको बता दूं, ये क़यामत तक नहीं करवा सकेंगे। ये जो है ना इसका कोई बेस ही नहीं है, वो एक सादा सा मरासला है, लेकिन इसकी पूरी तहकीक मुल्क का मामला है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और लेकिन अगर उसमें जो है कोई वजन होता तो अब तक जो है पर्चे दर्ज हो चुके होते और अब तक कौम के सामने सारे हकायक आ चुके होते। ये सिर्फ जो है अपने बयानिया बनाने के लिए इन्होंने ये टोपी ड्रामा रचाया है। इंशाल्लाह इनका ये टोपी ड्रामा जो है वो नाकाम होगा। बाकी जो दूसरी बात आपने की थी कि क्या खोया क्या पाया, आप पूरी कौम ये सवाल करती है कि जनाब इन 4.25 सालों में खोया ही खोया है, पाया नहीं है। मुल्क आलमी तन्हाई में चला गया और लाजवाल महंगाई में चला गया और कोई अदारा जो है वो। शहबाज गुजर साहब आप लाइन पे मौजूद हैं? हाँ जी है। जी आप कंटिन्यू कर, आप अगर आपकी बात बाकी है तो कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मैं आखिरी समय ये बात करना चाह रहा था कि मुल्क पाकिस्तान जो है ये इसका एक आइन है। ये जो हमारा आइन है ये मुल्क की वहदत की अलामत है। अगर जो है इस आइन के खिलाफ वर्जी करके कोई अपने इक़्तिदार को मनमानी करना चाहेगा तो फिर इसकी जो मुल्की वहदत है वो शदीद खतरे में पड़ जाएगी। ये बात। और छोटे सूबे जो है उनके जो है एहसास ताफस पहले बहुत ज्यादा था और उसके अलावा जो है सूबाई खुद मुख्तारी के मामला जो सर उठा रहे थे और वो जो है 18वीं तरमीम में जो है वो भी बहुत हद तक हल हो गए हैं। तो लिहाजा आइन जो है 73 का आइन जो है उसको कोई डिप्टी स्पीकर, कोई स्पीकर, कोई वजीर आजम और कोई वजीर जो है कोई बड़े से बड़ा आदमी, कोई अदारा जो है इसको बुलडोज नहीं कर सकता है। आइन मुकद्दम है। अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, इस मुल्क का जोग्राफिया जो है वो सलामत रहना है तो फिर आइन की बालादस्ती जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की। ठीक है शहबाज गुजर साहब आपका पॉइंट आ गया। चौधरी अबरार साहब जी ब्रेकिंग न्यूज है जी आप दे जी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो चौधरी परवेज लाई हैं वो बतौर उम्मीदवार भी हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो उनके खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद में इस टाइम जो है वो रेक्विजिशन फाइल कर दी है, जिसके मुताबिक अदम एतमाद के लिए उन्होंने रेक्विजिशन जमा करवा दी है। दूसरी है जो ये फैसला चल रहा है इस पे आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात अब कल तक चली गई है। उम्मीद है कि कल ये फैसला किया जाएगा जिसमें कि हुकूमती जो वकील है
उनकी तरफ से ये कहा गया है, नईम बुखारी वकील है, उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं अपने दलाइल कल मुकम्मल करूंगा, आज रोजा है जिसकी वजह से मैं आज दलाइल मेरे मुकम्मल नहीं हो सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह 9 बजे का टाइम दिया। ठीक हो गया, ठीक है। मैं कैसा इसमें एक बात ऐड करता चलूं। जी जी। देखिए पहला समझना ये तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है वो जब असेंबली का हाउस चला रहे होते हैं तो वो डेली रूलिंग देते हैं, कभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर देते हैं, कभी जो क्वेश्चन पे होते हैं वहां पर रूलिंग उनकी आती है। अब ये रूलिंग उसी ही रूटीन में एक कंटिन्यूटी है कि उसमें स्पीकर एग्री भी कर सकता है, स्पीकर डिसएग्री भी कर सकता है। अब अदम एतमाद वाली जो रेक्विजिशन थी इस पे स्पीकर ने अपोजिशन के साथ डिसएग्री किया। अगर तो हम ये कहें कि स्पीकर के पास इख्तियारात ही नहीं है आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो फिर तो हर रूलिंग चैलेंज होती। और पर्टिकुलरली जब बजट होता है तो उस वक्त बजट डिस्कशन में काफी रूलिंग ऐसी होती है जो अपोजिशन की तरफ से और जो ट्रेजरी बेंचेस उनकी तरफ से स्पीकर रूलिंग देते हैं। तो ये मामला यहाँ तक सुलझा हुआ है, ये ऐसी एक बहस चली हुई है कि स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता था, स्पीकर रूलिंग दे सकता था। अब देखा जाना है कि जो उसमें मैटर है कि जो गद्दारी का इल्जाम है उसने कहा किस हद तक इंक्वायर होना है और सुप्रीम कोर्ट उस हद तक उसमें कहां तक जा सकता है, ये मैटर देखा जाएगा। कल मेरा ख्याल है ये डिसाइड हो जाएगा। चलें ठीक है। अच्छा मलिक आसिफ साहब मैं आपसे थोड़ा सा जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी तरफ आना चाहता हूँ। आप लोग तो अपोजिशन के अंदर हुकूमत के ऊपर नाकामियों के इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन अगर हम हक़ाइक़ की जानिब से देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हर तरफ नाकामी ही नाकामी है, तबाही ही तबाही है। अगर हम खारजा महाज को देखते हैं, अगर हम कोरोना के दौरान जिस तरीके से निपटा गया है, अगर उस सारे मामलात को NCOC के किरदार को जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती रही, अगर उस जानिब देखते हैं, बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे को देखते हैं, एहसास प्रोग्राम है, लंगर खाने बनाए गए हैं, सेहत कार्ड दिए गए हैं, इसके अलावा जो हमारी GDP थी जिसको मिफ्ता इस्माइल जो मुस्लिम लीग नून के वजीर खजाना रह चुके हैं उन्होंने भी 5 से ऊपर जाने की तस्दीक की थी। तो अगर मामला इतने ही खराब थे तो फिर जो ये चीजें हैं ये किस तरीके से ऊपर आ गई? जी सबसे पहले तो मैं अभी एक देख रहा था निजी चैनल पे और फवाद चौधरी साहब ने एक बदतमीजी की है किसी साथी से, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ, आपने ये बताया कि ये बिलियन ट्री और ये दूसरी चीजें, आप ये देखिए इस गवर्नमेंट ने 4 साल में क्या किया है। आप ये देखें फौरन जो है वे कर्जे जो हैं उनमें इन्होंने दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना इजाफा कर दिया। खारजा पॉलिसी इनकी थी नहीं, महंगाई में आवाम को महंगाई की चक्की में आवाम को इन्होंने पीस दिया। ठीक है, जो कुछ इन्होंने किया सिर्फ बातों में किया, इन्होंने बातें की, अगर कुछ किया या फाइलों की हद तक शायद कुछ हो। आप ये देखिए कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट ये शुरू कर सके अपनी पूरी गवर्नमेंट में, इन्होंने कोई भी, आप देखें बड़ी प्यारी बात की, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लंगर खाने चंद दिन इन्होंने चलाए हैं, उसके बाद यही लंगर खाने बंद थे। कोई लंगर खाना आपको सामने जो है एहसास प्रोग्राम जो है, इसमें तो सैल्यूट करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था और उसको ये पूरा कंटिन्यू नहीं कर सके। उसमें जितनी इन्होंने करप्शन और जो मामला जब्तियां की हैं वो भी इंशाल्लाह, वो फराह खान जैसी इंशाल्लाह शख्सियात और भी बाहर आएंगी। उन्होंने क्या किया इसमें, अभी आप ये देख लें जो इन्होंने रमजान बाजार है उनमें सब्सिडी इन्होंने नहीं दी। आज ये देख लें जो हॉस्पिटल्स थे वहां से इन्होंने अद्वियात जो है वो नायाब कर दी। ठीक है, आप ये देखें कि जो अपना किसान है उसको खाद नहीं मिली। लेकिन आप ये देखें आसिफ याकूब साहब, एक मिनट माजरत आसिफ याकूब साहब आपकी बात काट रहा हूँ, आसिफ याकूब साहब माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। ये तो ठीक है, ये नाकामियाँ चलें जिस तरीके से आप हाईलाइट कर रहे हैं ये बातें हैं, लेकिन मैं अभी ये जानना चाह रहा हूँ जिस तरीके से हमने हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा कि तारीख साज जो बिजनेस आया है, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो की है वहाँ पर, बल्कि मीडिया पर ये खबरें ओपन ज़राए से आ रही थी कि उनके पास ऑर्डर ख़त्म हो चुके हैं, इतना ज़्यादा ऑर्डर आए हैं। तो क्या समझते हैं कि यहाँ तो मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं, तो जब इतनी इसमें हाई प्रोफाइल अंदाज में काम हो रहा है इंडस्ट्री में तो गरीब को रोजगार नहीं मिल रहा क्या? भाई ये बातें हैं, सारी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है फैसलाबाद में। आप प्रैक्टिकली मेरे साथ टाइम बनाएं, आप आए, मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप ये देखें कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है।
आज ये देखिए किसान बेचारा रो रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। सर ये सिर्फ बातें हैं, फाइलों की हद तक महदूद है। ठीक है। अच्छा आसिफ याकूब साहब एक मिनट, अच्छा आसिफ याकूब साहब एक मिनट, देख लो कहाँ पे पहुंच गया, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है आसिफ याकूब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कमर गिलानी साहब, टोबा टेक सिंह से आपका ताल्लुक है, फैसलाबाद से ज़्यादा दूर तो नहीं है। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारी फैसलाबाद में है टेक्सटाइल की। क्या वाकईतन वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है? ये अगर इंडस्ट्री का पूछे तो इंडस्ट्री किस तरीके से तबाह हो सकती है। इंडस्ट्री के लिए तो इन्होंने बड़े पैकेज दिए थे, इंडस्ट्रियल जो है उनके लिए बड़े पैकेज दिए थे। दूसरे नंबर पे अब तो लोड शेडिंग का मसला नहीं है। इंडस्ट्री जो हमारी तबाह हुई थी वो हुई थी लोड शेडिंग से। 16-16 घंटे 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी। उसके बाद जाके ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ये मसला था। इसके बाद इनको बिजली ज्यादा, रेट ज्यादा थे। उसके बाद अब तो बिजली का इनके तो इनको बड़ा बेनिफिट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के हवाले से अगर पूछेंगे तो उस पर मजीद करने की जरूरत है। लेकिन ये चीज नहीं है कि इंडस्ट्रियल बिल्कुल खत्म हो गई है, तबाह होकर रह गई है। इंडस्ट्री थोड़ी ऊपर गई है, इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह नहीं हुई। बाकी मेरे भाई याकूब साहब ने जिस तरह कहा कि जो किसानों का मसला था, खाद का मसला था, उसके बाद किसानों का बहुत बुरी तरह हुआ। ये कहते हैं कि हमने जमीनें जो है पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल पैदावार इनकी बढ़ी है ये एक गुज़श्ता 2 साल के अंदर। लेकिन मसला ये है कि अभी जो जिस तरीके से खाद नहीं मिल रही थी, खादों की वजह से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का ये मसला था। इनके अंदर जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद इनका जो इनका ग्रिप और कंट्रोल, ये बिल्कुल इनका नजर नहीं आया। अब अगर इनको ये खाते प्रॉपर तरीके से मिलती, अभी जो आने वाली फसलें हैं ये इससे कहीं ज्यादा होती। लेकिन मैं जाती तौर पर मैंने कुछ किसानों से मैंने इस बारे में बात भी की है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, फसलों में बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट दिए हैं अभी। लेकिन मसला ये है कि जब हमें खादें नहीं पूरी मिलेंगी तो उसके बाद वो किस तरीके से उनकी पैदावार ज्यादा होगी। अच्छा कमर गिलानी साहब, एक तो महंगाई के, कमर गिलानी साहब महंगाई के हवाले से, लेकिन सिर्फ ये कमर गिलानी साहब अगर ये मेंटेन करें अपनी, कमर गिलानी साहब जरा महंगाई के हवाले से मरियम नवाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा हो सकता था। गिलानी साहब एक मिनट, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम नवाज साहबा ने महंगाई के हवाले से। वो कुछ कीमतें बता रही थी कि हमारे दौर में ये कीमतें थी पेट्रोल की और घी की और आटे की और चीनी की, और इस वक्त इमरान खान साहब के दौर में जो वो कह रही थी पहले वो सुन लेते हैं, फिर यहीं से बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोड्यूसर साहब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइएगा कल वाली। कि आपके खिलाफ डॉलर जब 97 से 186 पे से क्रॉस कर गया आज, तो ये साजिश किस मुल्क ने की आपके खिलाफ? चीनी की कीमत 50 रुपए किलो से 120 रुपए किलो तक गई, तो ये कौन से मुल्क की साजिश है आपके खिलाफ? घी की कीमत 120 रुपए से 500 रुपए किलो तक चली गई, ये किस मुल्क ने साजिश की आपके खिलाफ? आटे की कीमत 35 रुपए से 90 रुपए 85 रुपए हो गई, तो ये किस खत में साजिश में इसका जिक्र है? खाद की बोरी 3500 रुपए से 7000 रुपए में हो गई, तो ये किस मुल्क ने साजिश की आपके खिलाफ? और आप ये समझते हैं कि आप अपनी बदतरीन कारकर्दगी के बाद जो 3.5 साल आपने अवाम का खून चूसा है, आप ये समझते हैं एक खत दिखा के आप चुप करके नीचे से निकल जाएंगे? और आप ये समझते हैं कि जो आपके खिलाफ महंगाई का एक तूफान, एक जो अवाम के दिलों में तूफान था, वो आपके इस ड्रामे से खत्म हो जाएगा? और आप ये समझते हैं कि आपने जो बड़ा नैरेटिव दे दिया है कौम को, कौम आपकी महंगाई को भूल जाएगी? तो आप याद रखें कि दिन में सैकड़ों बार, हजारों बार जब पाकिस्तान के अवाम चीनी खरीदने जाएंगे किसी दुकान पर, आटा खरीदने जाएंगे, जी कमर गिलानी साहब, मरियम नवाज साहबा तो कीमतों के बारे में कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस वक्त इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त पेट्रोल की, आटे की, चीनी की, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। फिर अगर हम इसी तरीके से अगर हमने इस बुनियाद पर कीमतों का तायुन करना है तो फिर हम पीछे चलते जाएँ तो जाहिर सी बात है हर पिछले 5 साल में कीमतें अगले 5 साल के मुकाबले में यकीनन कम होती हैं। तो अगर यही क्राइटेरिया है कीमतों को नापने का, तो फिर तो हम सही तौर पर तायुन नहीं कर सकते महंगाई का। देखिए दुनिया में अब जो है ना कसाद बाजारी और दूसरे नंबर पे जायद मुनाफाखोरी, ये एक आम सी रूटीन बन गई है। अब जो कीमतों का तायुन हमारे अगर पाकिस्तान में देखे तो यहाँ पे जब से ये हुकूमत आई है, मैं तो पंजाब की पहले बात करूंगा, दूसरे सूबे में सूबों के अंदर भी कुछ इस तरह सेम यही कंडीशन होगी। जो पंजाब की बात है और ओवरऑल पाकिस्तान में यही हालात है कि जो गवर्नमेंट की ग्रिप है ना, ये ग्रिप की बड़ी कमजोरी रही है इनकी। इस गवर्नमेंट की ग्रिप की बड़ी कमजोरी रही है। तो उससे अब ये खुद ही देख लें कि जितने ये मफाद परस्त जो हुकूमत के साथ हिस्सा थे, ये जब इन्हें मौका मिला तो ये तो साइड पे हो गए।
तो इसका ये मतलब है ना कि गवर्नमेंट ने इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके जिम्मे दी, इमरान खान के जिम्मे तो नहीं थी। इमरान खान का ये काम था कि वो अपनी पार्टी को संभालता करता, उसके बाद अंदरूनी खार्जा और बैरूनी जो इनके मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम वो देखता। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे दो लेवल पे इस चीज की ग्रिप खत्म हो गई है। अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें, साबका दारुल हुकूमत में शहबाज शरीफ ने लाजमी उसकी ग्रिप बड़ी जबरदस्त थी। तो अगर इनको ये करना पड़ेगा, हमारी हुकूमत को जो मौजूदा हुकूमत ये अभी इमरान खान की थी, इसकी इनकी ग्रिप बड़ी कमजोर थी, जिसकी वजह से अब प्राइस कंट्रोल, चिकन का, दूसरी चीजों का डेली प्राइस कंट्रोल होता था। लेकिन जो प्राइस कंट्रोल जो चीजें बनती थी वो ऊपर से बनती थी। चिकन वाला जो है वो पोल्ट्री एसोसिएशन वो अपनी मर्जी से तय करती थी। उसके बाद दूसरी चीजों खाद का अगर हम करें, खाद का वो भी इनकी अपनी है, तो वो भी ये अपनी मर्जी से करते थे। उसके बाद बात करें इस तरह की सारी चीजें हम दें तो उससे गवर्नमेंट की रिट जो है बहुत कमजोर नजर आई है, जिसकी वजह से हम जो अवाम पे सारा बोझ बढ़ा रहा है, उसकी वजह से महंगाई कुछ ज्यादा हमें महसूस हुई है और हुई भी है महंगाई। तो दूसरी बात है महंगाई जो है वो इंटरनेशनल फिनोमेना बन चुकी है और महंगाई पूरी दुनिया में तेज रफ्तारी से बढ़ी है। इसको अब बड़े बड़े जो माहिरीन है वो बहुत परेशान होकर बैठे हैं कि पूरी दुनिया के निजाम इस तरीके से किस तरह चलेगा। ये महंगाई का इशू अब बजट से ज्यादा होता जा रहा है। ये पूरी दुनिया के निजाम है क्योंकि हमारी करेंसी का रेट डिवैल्यू होता जा रहा है, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा इस चीज में बिखरे हुए हैं। ठीक है कमर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर हुआ। मैं अपने तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, अब दो बातें जो कि इस वक्त इख्तितामी तौर पर मैं करना चाहूँगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हो चुकी है, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम के दौरान ही आपको बता दिया था। कल दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि कोशिश करेंगे सुबह 9:30 बजे केस की समाअत शुरू करें और जब दिन का या समाअत या कार्रवाई का वक्त ख़त्म हो तो उससे पहले जो भी मुनासिब फैसला आइन और कानून के तहत मुल्क के मुफाद में होगा उसको दे दिया जाए। तो इस हवाले से कल का दिन फिर बहुत अहम कंसिडर किया जा रहा है कि कल मुल्क की तारीख का एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है। इसी तरीके से आने वाले प्रोग्राम में हम मुस्तकिल तौर पर, चूँकि इमरान खान साहब एहतसाब का बयानिया लेकर हुकूमत में आए थे, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर एहतसाब को सबसे ऊपर रखा था, तो अब हम कोशिश करेंगे उनके एहतसाब के नारे को उनकी परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हुए देखें कि 4 साल के दौरे इक़्तिदार में इमरान खान साहब की हुकूमत क्या करती रही। क्योंकि जब तक हुकूमत में थे उस वक्त तक तो इन पर संगीन इल्ज़ामात करप्शन के हवाले से नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत से ये लोग अब गए हैं, अब इनके अपने जो गवर्नर हैं, इनके अपने जो सीनियर और करीबी साथी रहे हैं, उनकी जानिब से बहुत ही संगीन किस्म के करप्शन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। तो आइंदा आने वाले प्रोग्राम में इस पर भी डिटेल में गुफ्तगू होगी। पंजाब टॉक से फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान सुबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। कामयाबी के